नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में जिन लोगों ने धरती जोती, घर बनाए, कपड़ा बुना, मिट्टी के बर्तन बनाए, वही लोग इतिहास में सबसे पीछे क्यों दिखते हैं? क्यों हमें सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी पढ़ाई गई? क्यों किताबों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कथाएं हैं, पर शूद्र और अतिशूद्र की नहीं? क्योंकि असली भारत जिसने हमारी सभ्यता की शुरुआत किया, उसे आम लोगों का भारत कहा जाता था और उस इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया गया। आज हम उसी चीज को इस वीडियो में जानेंगे कि वो भारत जहां न ऊंच नीच थी, न जाति न धर्म की दीवारें, जहां सब मिलकर जीते थे, काम करते थे और समाज बनाते थे, पर धीरे धीरे सत्ता और धर्म के नाम पर वही समाज गुलाम बना दिया गया। यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा सच है जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। आर्यों के आने से पहले इस धरती पे जो सभ्यता थी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर आज भी बताते हैं कि यहाँ के लोग कितने उन्नत थे। उनके पास पक्की नालियां, सुव्यवस्थित घर और व्यापारिक संबंध थे। इतिहासकार बताते हैं कि यह सभ्यता पूरी तरह श्रम और समानता पर आधारित थी। यहाँ कोई जाति नहीं थी, कोई उच्च नीच नहीं था। यह लोग ही असल बहुजन भारत के पूर्वज थे। मेहनत कश लोग जो धरती को उपजाऊ बनाते थे। पर दुख की बात यह है कि आज तक हमारे स्कूलों की किताबें नहीं बताती कि वे लोग कौन थे। उनके धर्म, उनके प्रतीक, सबको रहस्य बताकर दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बताया जाता कि वे बहुजन परंपरा के लोग थे, तो श्रेष्ठता की बनाई गई कहानी ठह जाती, यानी गिर जाती। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य भारत में आए। वे बाहर से आए हुए समूह थे जो अपने साथ एक नया धर्म, भाषा और सत्ता का ढांचा लाए। उन्होंने इस देश की सभ्यता पर कब्जा किया और धीरे धीरे अपने वेदों के माध्यम से समाज को बांट दिया। ब्राह्मणों ने खुद को भगवान का मुंह बताया, क्षत्रियों को बाह, वैश्यों को जांघ और शूद्रों को पैर कहा। यहीं से शुरू हुआ जाति का जहर। जिन बहुजनों ने इस भूमि को बनाया था, उन्हें सेवक और अछूत घोषित कर दिया गया। जो लोग पहले समाज के केंद्र में थे, उन्हें अब कोनों में धकेल दिया गया। इतिहास की कलम आर्यों के हाथ में थी। उन्होंने खुद को सभ्य कहा और असल भारतीयों को दास बना दिया। यही वह मोड़ था जब बहुजन भारत की कहानी मिटा दी गई। आर्यों ने वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के जरिए अपनी सत्ता को अस्थायी बना दिया। इन ग्रंथों में साफ लिखा गया कि शूद्र का काम सिर्फ दूसरों की सेवा करना है और उसे ज्ञान या पूजा का अधिकार, अथॉरिटी नहीं है। सोचिए, जो समाज पहले बराबरी पर जीता था, अब उसके बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यह पहला कदम था मानसिक गुलामी की ओर। वेदों के नाम पर एक वर्ग ने ज्ञान को अपने तक सीमित कर लिया ताकि कोई और ऊपर न उठ सके। और यह साजिश इतनी गहरी थी कि हजारों साल तक बहुजन समाज अपने ही देश में पराया बना रहा। इतिहास के इस दौर में सच्चाई को धर्म के पर्दे में छिपा दिया गया। बहुजन भारत अब सिर्फ खेतों और झुग्गियों तक सीमित कर दिया गया था। इसी अंधकार में एक आवाज उठी, सिद्धार्थ की, जो बाद में गौतम बुद्ध का लाए। उन्होंने देखा कि समाज में अन्याय फैला हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे से ऊंचा या नीचा जन्म लेता है? और यहीं से शुरू हुआ बहुजन भारत का पुनर्जागरण। बुद्ध ने कहा, जाति कर्म से नहीं, कर्मों से बनती है। उन्होंने शिक्षा, समानता और करुणा का संदेश दिया। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी बहुजन समाज के लिए आशा की किरण बनी, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा कि हर मनुष्य समान है, हर मनुष्य बराबर है। बुद्ध का धर्म यानी बौद्ध धर्म असल में बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांति थी। पर क्या यह विचार लंबे समय तक टिक सका? नहीं, क्योंकि सत्ता फिर से डरने लगी कि अगर लोग जाग गए तो गुलामी खत्म हो जाएगी। बुद्ध के बाद जब उनका प्रभाव पूरे भारत में फैल गया, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए यह संकट बन गया। लोग मंदिरों की जगह संघों में जाने लगे और जाति का विरोध करने लगे। तब शुरू हुई ब्राह्मणवाद की वापसी। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। देवताओं के नाम बदले गए, बुद्ध की मूर्तियों को अवतार कहा गया। बहुजन समाज को फिर से कर्म और पुनर्जन्म के जाल में फंसा दिया गया। इतिहास का यह दौर बताता है
कि सत्ता जब भी हिलती है तो वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नया रूप दे देती है। बहुजन फिर से वहीं पहुंचा जहां से वो उठा था। समय बीता और भारत में कई राजवंश आए। मौर्य, गुप्त, शुंग और नंद, सबका अपना दौर था। पर गौर कीजिए, इतिहास की किताबें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो बताती है, पर चाणक्य को ज्यादा महत्व क्यों देती है? क्योंकि चाणक्य एक ब्राह्मण था जिसने राजनीति को धर्म से जोड़ा और सत्ता का खेल फिर शुरू किया। गुप्त काल में आते आते फिर से ब्राह्मणवाद का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। मंदिर, देवता और कर्म कांड वापस लौटे और बहुजन समाज, जो अशोक के समय तक बराबरी की ओर बढ़ चुका था, वापस सेवक बना दिया गया। इस दौर में इतिहास के पन्नों पर बहुजन नाम का कोई अस्तित्व नहीं दिखता, क्योंकि लेखनी उन्हीं के हाथ में थी जो सत्ता में थे। यहां से बहुजन भारत पूरी तरह छिपा दिया गया, इतिहास में नहीं बल्कि पूरी स्मृति से मिटा दिया गया। जब मुसलमान शासक भारत में आए तो समाज में बदलाव जरूर आया, लेकिन बहुजन की स्थिति में बहुत फर्क नहीं पड़ा। कुछ शासकों ने बराबरी की बातें किया, कुछ ने धर्म के नाम पर अत्याचार भी किए, पर बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था जाति का बंधन। मुगल काल में भी यह जंजीर नहीं टूटी। किसान, मजदूर, बुनकर, बढ़ई सब वही थे जो समाज को चला रहे थे, लेकिन उनका नाम इतिहास के दस्तावेजों में कहीं नहीं है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक इतिहास सिर्फ महलों, युद्धों और दरबारों का बना, पर खेतों में खून पसीना बहाने वाले बहुजन आज भी इतिहास के हाशिए पर ही रहे हैं। हाँ, कुछ सुधारकों ने आवाज उठाई। कबीर, रैदास, नामदेव, इन सब ने जाति और धर्म दोनों के खिलाफ बोला, पर इन्हें संत कहकर मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। असल में यह लोग बहुजन क्रांति के दूत थे, जिन्हें धर्म ने धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाकर कमजोर कर दिया। भक्ति आंदोलन को अक्सर धार्मिक एकता की तरह दिखाया गया, पर असल में यह बहुजन समाज का विद्रोह था। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आवाजें उसी समाज से आई थी जिसे अस्पृश्य, अछूत कहा गया था। भक्ति आंदोलन ने उस समय की धार्मिक ठेकेदारी को हिलाकर रख दिया, पर इतिहासकारों ने क्या किया? उन्होंने इस आंदोलन को धार्मिक सुधार कहकर उसकी जड़ों को बहुजन पहचान से अलग कर दिया, जबकि सच यह है कि भक्ति आंदोलन बुद्ध के समानता आंदोलन की अगली कड़ी थी। यह बहुजन भारत की आवाज थी जो फिर से उठ रही थी, पर सत्ता ने एक बार फिर उसे भक्ति के दायरे में सीमित कर दिया, ताकि यह राजनीति या सामाजिक क्रांति न बन सके। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था का खूब फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वर्ग पहले से ही समाज के ऊपर है, तो उन्होंने उसी को अपने प्रशासन का साथी बना लिया। अंग्रेजों ने इतिहास लिखा और उसी नजरिए से, जैसा ब्राह्मणवादियों ने बताया। उन्होंने स्कूल खोले, पर शिक्षा पर कब्जा वही पुरानी जमात रखी। बहुजन समाज को मजदूरी, खेती और सेना तक सीमित रखा गया। लेकिन एक अच्छी बात हुई, अंग्रेजों के आने से छोटे छोटे सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई। लोगों ने सोचना शुरू किया कि अगर सब ईश्वर की संतान हैं, तो भेदभाव क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यहीं से भारत में एक नए युग का जन्म हुआ, बहुजन पुनर्जागरण का युग। यह वही समय था जब भारत की चुप आवाजें फिर से बोलने लगी। 1848 में महाराष्ट्र में एक आवाज उठी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। फुले ने कहा, अगर भगवान ने सबको बनाया तो कुछ लोग नीचे क्यों हैं? उन्होंने बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी को समझी, शिक्षा की कमी, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह हथियार है जो गुलामी की जंजीर तोड़ सकती है। फुले ने मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद की खुलकर आलोचना किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, जिसका मतलब था सत्य की खोज करने वाला समाज। उन्होंने दलित, पिछड़े, किसान, स्त्री सबके लिए एक नया रास्ता दिखाया। उनकी आइडियोलॉजी ने आगे चलकर अंबेडकर और पेरियार जैसे महान नेताओं को जन्म दिया। ज्योतिराव फुले ने बहुजन इतिहास को फिर से जिंदा किया, जो सदियों से दफन था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका थी। वे सिर्फ शिक्षिका नहीं, बल्कि बहुजन स्त्रियों की आवाज थी। जब उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया,
तो उन पर गोबर और पत्थर तक फेंके गए, पर उन्होंने कहा अगर गोबर पढ़ाई से रोक सकता तो भारत अब तक स्वर्ग बन गया होता। और उन्होंने औरतों को बताया कि वे भी इंसान हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनके भी सपने हैं। सावित्री बाई ने विधवाओं, दलित स्त्रियों और बेसहारा बच्चों के लिए आश्रम खोले। उन्होंने दिखाया कि क्रांति सिर्फ पुरुष नहीं करते, बल्कि जब एक औरत उठ खड़ी होती है तो समाज की नींव हिल जाती है। उनकी कलम ने वो लिखा जो ब्राह्मणवादी इतिहास ने कभी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि शिक्षा और समानता का अधिकार सबका है। 20वीं सदी में बहुजन भारत को एक नया मसीहा मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा मेरा जीवन मेरा संदेश है। बचपन में भेदभाव झेला, स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, पर उन्होंने ज्ञान को अपना हथियार बनाया। अंबेडकर ने कानून पढ़ा, समाज को पढ़ा और समझा कि असली गुलामी मानसिक होती है। उन्होंने संविधान बनाया ताकि हर भारतीय बराबर हो सके। उन्होंने कहा हम समानता चाहते हैं, दया नहीं चाहते हैं। संविधान में आरक्षण दिया गया ताकि सदियों का अन्याय थोड़ा कम हो। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं। उनका बौद्ध बनना सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह बहुजन भारत की आत्मा का पुनर्जन्म था। उधर दक्षिण भारत में एक और लहर उठी, ईवी रामासामी पेरियार की। उन्होंने कहा भगवान, जाति और ब्राह्मण तीनों से मुक्ति ही सच्ची आजादी है। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। उन्होंने मूर्तियों, कर्म कांडों और झूठे देवी देवताओं के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा अगर ईश्वर न्याय करता तो कोई नीचा पैदा नहीं होता। उनका आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में बहुजन चेतना जगाने का काम किया। पेरियार, फुले और अंबेडकर इन तीनों ने मिलकर बहुजन इतिहास को फिर से लिखा। उन्होंने कहा हम इतिहास के हाशिए नहीं, बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। यह आवाज अब दबाई नहीं जा सकती थी। आज संविधान है, आरक्षण है, स्कूल है और वोट देने का अधिकार है, पर क्या बहुजन भारत को उसका असली सम्मान मिला? शायद नहीं। आज भी इतिहास की किताबों में अशोक, अकबर, चाणक्य, औरंगजेब, शिवाजी हैं, पर फूले, पेरियार, रायदास, सावित्री बाई फूले हाशिए पर हैं। बहुजन भारत अब भी भुलाया गया भारत है। मीडिया, राजनीति, शिक्षा, सब जगह वही लोग हावी हैं जिन्होंने इतिहास लिखा और उसे अपने हिसाब से गढ़ा। पर फर्क अब यह है कि अब बहुजन समाज चुप नहीं है। अब नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, कौन था असली भारत का निर्माता? और जब यह सवाल जोर से पूछा जाएगा, तब वो इतिहास लौटेगा जो मिटा दिया गया था। पहले बहुजन समाज की आवाज सिर्फ गलियों और आंदोलनों तक सीमित थी। टीवी, अखबार और इतिहास सबके दरवाजे बंद थे। पर फिर आया सोशल मीडिया, जिसने सब बदल दिया। अब हर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हर जागरूक नौजवान के हाथ में एक मोबाइल है जो उसे दुनिया से जोड़ता है। अब बहुजन अपनी कहानी खुद लिख रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, यूट्यूब पर वो इतिहास जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, वो अब रील और वीडियो में बताया जा रहा है। बंदा लोग क्रिएट करके बता रहे हैं। जय भीम, जय फुले, जय पेरियार अब सिर्फ नारे नहीं रहे, ये एक पहचान बन चुके हैं। सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को वो मंच दिया जहां उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। अब कोई भी झूठा इतिहास वायरल नहीं होता, क्योंकि अब बहुजन भारत बोल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज वही शिक्षा बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। गांव गांव में अब दलित पिछड़े बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। जो कभी स्कूल के दरवाजे से बाहर खड़े रहते थे, अब वही लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रहे हैं। आरक्षण ने सिर्फ नौकरियां नहीं दिया, इसने आत्मसम्मान दिया, आत्मविश्वास दिया। अब बहुजन समाज दया नहीं, अधिकार मांगता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि इतिहास लिखने वाला ही असली विजेता होता है। अब बहुजन अपने इतिहास खुद लिख रहे हैं, अपने स्कूल, अपने संस्थान, अपने विचार केंद्र बना रहे हैं। यह एक नए युग का जन्म है जहां ज्ञान का दरवाजा अब सबके लिए खुला है। 1950 के बाद बहुजन समाज ने राजनीति में भी कदम रखा। काशीराम ने कहा हम वोट देंगे तो राज करेंगे, और इसी सोच से बनी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी।
यह पहली बार हुआ जब भारत की संसद में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज गूंजने लगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुजन नेता मायावती पहुंची तो यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, यह सदियों की सामाजिक जीत थी। राजनीति में बहुजन नेतृत्व ने दिखाया कि वे अब केवल समर्थक नहीं, निर्णयकर्ता हैं। आज इतिहास के शोधकर्ता, लेखक और यूट्यूब क्रिएटर्स बहुजन भारत के असली इतिहास को उजागर कर रहे हैं। पुराने ग्रंथों को खंगाला जा रहा है, भूले हुए नायकों को फिर से पहचान दी जा रही है। अब सिर्फ अशोक, अकबर या गांधी की नहीं, बल्कि फुले, सावित्री बाई, अयंकाली, बिरसा मुंडा और अंबेडकर की भी कहानियां लिखी जा रही है। बहुजन इतिहास अब वैकल्पिक नहीं रहा, यह अब मुख्य धारा का इतिहास बनता जा रहा है। किताबें, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल अब उस इतिहास को कह रहे हैं जो सदियों तक दबा कर रखा गया था। और जब सच बोलना शुरू होता है तो झूठ खुद मिटने लगता है। यही वह समय है जब मिटाए गए भारत की स्मृति फिर से जीवित हो रही है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, यह हमारी पहचान की कहानी है। वो भारत जो मिटा दिया गया अब फिर से जन्म ले रहा है। वो आवाजें जो कभी चुप थी अब गूंज बनकर लौट रही है। बहुजन भारत अब अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ रहा है। अब हर गांव, हर स्कूल, हर मंच पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पूर्वजों का नाम इतिहास में क्यों नहीं है? और जब सवाल उठता है तो जवाब भी जन्म लेता है। फुले की मशाल, सावित्री बाई की कलम, अंबेडकर का संविधान और पेरियार का विद्रोह, ये सब अब नए भारत की नींव है। अब कोई इस इतिहास को मिटा नहीं सकता, क्योंकि अब बहुजन भारत जाग चुका है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।